आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है अपशिष्ट और इसका प्रबंधन। अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल और प्रबंधन का मतलब होता है कि किसी चीज को आप कैसे मैनेज करेंगे। 21वीं सदी में जो हमारे वैज्ञानिक हैं और औद्योगिक प्रगति, इससे हम गौरवान्वित हुए हैं क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों की खोज की है और इसी के द्वारा हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिली हैं। आप देखिए कि पहले जो काम हमारे गैस चूल्हे पे होते थे वो आजकल अपने चूल्हे पे हो जाते हैं, गैस वाले पे। पहले यही काम लकड़ी जलाकर करना पड़ता था, सारा दिन औरतें जो है वो रसोई घर में बिजी रहती थी, लेकिन आज सुविधाएं बदल गई हैं। परंतु इसके द्वारा जहां एक जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, हमारी गुणवत्ता में तो सुधार हुआ है, लेकिन पर्यावरण जो है ये अपकर्षण की समस्या का जन्म हुआ है। आप पर्यावरण, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर देखिए कितना दूषित होता जा रहा है। कहीं वायु प्रदूषण है, कहीं ध्वनि प्रदूषण है, कहीं मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है। हर जगह अलग अलग प्रकार का प्रदूषण आपको देखने को मिलता है और संपूर्ण विश्व इस बात को लेकर चिंतित भी है। इसके लिए क्या कर रखा है, क्यों हो रहा है ये अब जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है? एक तो अपशिष्ट पदार्थों की वृद्धि हो गई है और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आपने देखा है इस समय ठंड कितनी बढ़ गई है और गर्मियों में गर्मी कितनी बढ़ जाती है, तो उसका मेन कारण है ये हमारा पर्यावरण दूषित होना। इसमें सबसे मुख्य कारण है औद्योगिकरण, नगरीकरण और तीव्र जनसंख्या वृद्धि। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, नगरीकरण अर्थात लोग शहरों की ओर जा रहे हैं और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है और इनके निस्तारण की व्यवस्था भी उचित नहीं है। अपशिष्ट क्या है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है। जो हमारे काम ना आए वो अपशिष्ट कहलाता है। हमारे घर के अंदर ऐसी कई चीजें होती हैं जिनको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं और उन्हें हम बाहर फेंक देते हैं और इसका तात्पर्य उस पदार्थ से भी है जिसको हम अनुपयोगी मानकर फेंक देते हैं। एक और मानव द्वारा उपयोग में लाए पदार्थ जैसे कपड़ा, प्लास्टिक, कांच, रबड़, कागज, ये सभी तरल पदार्थ और ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त खदानों का मलबा और कृषि अपशिष्ट आदि खुले में फेंक देने से पर्यावरण प्रदूषण सहित भू प्रदूषण भी होता है, जो कि ग्रामों की अपेक्षा नगर में ज्यादा होता है। क्योंकि गांव में क्या होता है, गांव में लोग कचरा एक जगह डालते हैं और उसे खत्म भी कर देते हैं, इतना कचरा भी नहीं होता वहां पर। वहां पर कचरे के तौर पर अगर देखा जाए तो गाय का गोबर और बात ये, इसके अलावा कच्ची सब्जियां जो कि जानवरों को ही खिला दी जाती हैं वहां पर। और जनसंख्या का जमाव भी गांव में कम होता है, जो कि शहरों में उद्योगों के केंद्रीकरण के कारण ज्यादा होता है। लगभग ये मानिए कि नगरीय अपशिष्ट जो है वो 4.34 करोड़ टन है प्रति वर्ष और भारत जैसे देश में तो इसके निस्तारण की कोई व्यवस्था ही नहीं है और वहां इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। अब अपशिष्ट कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है जैव निम्नीयकरणीय अपशिष्ट, जिसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन होता है। इसमें घरेलू कचरा आता है, कृषि अपशिष्ट आता है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट जैसे रुई, पट्टियां, रक्त, मांस के टुकड़े आदि। अब आप कहेंगे कि मांस के टुकड़े और रक्त, ये आप देखिए हॉस्पिटल्स वगैरह से निकलते हैं। अजैव निम्नीयकरणीय अपशिष्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब अपघटन का मतलब ये हम कह रहे हैं ये अपघटन हो गया, अर्थात ये वापस मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन ये मिट्टी में नहीं मिलेगा। इसको अगर आप जैसा छोड़ोगे ये वैसा ही रहेगा कई सालों तक, जिनका जैविक कारकों से अपघटन नहीं होता, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। इसमें आएंगी प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, धातु के टुकड़े आदि। अब इसको समझो, आपकी दोनों को क्या समझना आपको। सबसे बड़ी बात कि हमने कहा कि घरेलू कचरा, घरेलू जैविक कचरा में आपने देखा होगा कि हमारे जो सब्जियां हैं हम लोग खाते हैं, जैसे आलू हो गई, गोभी हो गई, मेथी हो गई, इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट रह जाता है वो कचरा ये हम पशुओं को डाल सकते हैं, उनके चारे के काम आ जाएगा। कृषि अपशिष्ट में हमारे जो कृषि जब फसल कटती है उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाते हैं। चिकित्सीय अपशिष्ट में हम बात कर रहे हैं रुई, पट्टी, रक्त, मांस के टुकड़े, इनको छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, ये खा जाते हैं। तो ये चीजें हम कहीं ना कहीं इसको अपघटन हो सकता है, ये समाप्त हो सकती हैं। पर ये जो मटेरियल है इसे ना तो कोई जीव जंतु खा सकते हैं ना कोई इंसान के काम आ रही है, तो ये वो वेस्ट है जो कभी भी अपघटित नहीं होगा। अब अपशिष्ट आता कहाँ कहाँ से है? सबसे पहला तो है घरेलू स्रोत।
घर से। घर में से क्या निकलता है, आप जब झाड़ू लगाते हैं घर के अंदर, नॉर्मली हर घर के अंदर झाड़ू रोज लगता है, दिन में 2 बार भी कई बार लगता है, क्योंकि घर में बच्चे गंदगी करते हैं तो धूल मिट्टी निकलती है। एक निकलता है कागज, जो हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं कि अगर एक लाइन गलत लिखी तो पूरा का पूरा कागज फाड़ देते हैं। कॉपियों के गत्ते, कपड़े तो इतने अच्छे बच्चे हैं हमारे कि अगर थोड़ा सा कपड़ा कहीं से फट जाए ना तो उसके बाद वो हुकूमत चलाते हैं कि हम ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो वो कपड़ा वेस्ट मटेरियल में जाता है। इसके बाद है प्लास्टिक, आपकी पानी की बोतलें, आपकी दवाई की बोतलें, ये सारी चीजें। लकड़ी, कोई फर्नीचर आपका टूट गया या आपके घर में पेड़ था उससे निकली धातु के टुकड़े, सब्जियों और फलों के छिलके, जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सब्जियों और फलों के छिलके उस वेस्ट मटेरियल में आते हैं जो कि गल जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है औषधि निर्माण विभाग। औषधि निर्माण विभाग में आएंगे सूक्ष्म जीव, कार्बनिक रसायन, और इनको क्या करेंगे, निलंबित और घुलित कार्बनिक कार्बन। तो ये एक तालिका है जो आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। फिर है हमारा, हमने बात की थी, आप देखो इसमें हमने घरेलू कचरे में सड़े गले पदार्थ, फूल पत्तियां, सूखे फल, और इसमें शादियों और समारोहों के अंदर जो पार्टीज होती हैं आपकी, उसमें ये कचरा बढ़ जाता है, जिसे हम अक्सर घरों के बाहर सड़कों पर जहां जगह बनाई होती है, जहां कचरा दान पात्र रखे जाते हैं, वहां पर आप फेंक देते हैं। और ये जब सड़ते हैं तो धीरे धीरे प्रदूषण को निमंत्रण देते हैं। नगर पालिका में पूरे नगर का, आपने देखा हर एक के घर के बाहर एक गाड़ी आती है नगर पालिका की, जो कि सब घरों का कूड़ा कचरा ले जाती है। इसमें घरेलू कचरों के अलावा मलमूत्र आएगा, विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों से एकत्रित गंदगी आएगी। इसमें मृत जानवर भी आएंगे, मकानों के तोड़ने से जो पदार्थ निकला वो भी कचरा गिना जाता है, और वर्कशॉप से फेंके गए कचरे को भी शामिल किया जाएगा। वास्तव में कस्बे की संपूर्ण गंदगी इसी में होती है, और इसकी मात्रा होती है जो नगर की जनसंख्या है। मतलब अगर मेरे घर से कचरा निकलेगा, अगर मेरे घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग अलग अलग प्रकार का कचरा करेंगे, तो वो कचरा। इसी प्रकार से नगर की जनसंख्या जितनी है, जितने परिवार एक नगर में रहते हैं, उन परिवारों के आधार पर कचरा काउंट होता है। अब इसमें वो कह रहा है कि भारत के 45 बड़े शहरों में कुल मिलाकर प्रतिदिन 50,000 टन नगर पालिका अपशिष्ट निकालता है। तीसरा है उद्योग और खनन कार्य। अब उद्योगों से सबसे ज्यादा कचरा निकलता है। स्टूडेंट्स, इसमें देखो धातु के टुकड़े दे रखे हैं, रासायनिक पदार्थ, विषैले ज्वलनशील पदार्थ, जिसमें हम अभी भोपाल गैस कांड अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा हो तो वो चीजें, तेलीय पदार्थ, अम्लीय और क्षारीय पदार्थ, और जैव अपघटनीय पदार्थ और राख आदि इसके अंदर आते हैं। और सभी जितने भी आपके अभी तक आपने जितने भी पदार्थ पढ़े हैं सब पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। चौथा है आपका कृषि में क्या बचता है, फसल के बाद भूसा बचता है, घास फूस निकलती है। जब आपने देखा हो कि खेत के अंदर निराई और गुड़ाई का काम चलता है, छटाई का काम चलता है, उस समय निकलती हैं ये चीजें, पत्तियां, डंठल, ये सब एक स्थान पर एकत्रित करके फैला दिए जाते हैं, और अपशिष्ट बरसात से ये पानी जो चीजें हैं ये सड़ती हैं और जैविक क्रिया से प्रदूषण का कारण बनती हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चिकित्सा। अभी तक देखो आपने क्या क्या पढ़ा है, एक तो नगर पालिका पढ़ा है, एक आपने घरेलू कचरा पढ़ा है, फिर तीसरा आपने पढ़ा उद्योग और खनन कार्य, और चौथा आपने पढ़ा था कृषि, और पांचवा है आपका चिकित्सा का क्षेत्र। चिकित्सा में ग्लूकोज की बोतल्स हो गई जो प्लास्टिक में काम आएंगी, कांच हो गया, ट्यूब्स हो गई, सिरिंजेस हो गई, और ये सभी अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। इसमें रक्त, मांस के टुकड़े, किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी की टांग काटनी पड़ी, किसी का हाथ काटना पड़ा, ये सब चीजें, ये सब किस में आएंगी, मांस के टुकड़ों में। कई बार बच्चे होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको आगे किसी को दिया जाता है, तो ये सब चीजें हॉस्पिटल की ओर से ही समाप्त की जाती हैं। और भारत के नगरों की बात करें तो यहाँ पर तो कूड़ा करकट बहुत ज्यादा है, और विकसित देशों में इसकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। 42% कागज, गत्ते की वस्तुएं, 24% धातु, 12% अपशिष्ट खाद्य पदार्थ होते हैं, और इनकी हम लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात हमने अभी तक पढ़ी थी कि इन जितने भी ये 5 आपके क्षेत्र थे जहां जहां से हमें कचरा प्राप्त हो रहा था, हमने हर एक में एक ही चीज पढ़ी कि ये कचरा सड़ रहा है, गल रहा है और हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। तो वो नुकसान क्या हो रहा है? सबसे पहला तो पेड़ पौधे और जंतुओं को नुकसान हो रहा है। अनियमित तरीके से जब हम कचरा फेंकते हैं,
अनियमित तरीका कौन सा हुआ कि आपको जहां जगह दिखाई दी, कहीं भी खाली जगह दिखाई दी, कोई नहीं देख रहा, आपने वहां कचरा डाल दिया, ये अनियमित हुआ। किसी भी स्थान से प्राकृतिक सौंदर्य को अब आप खुद सोचिए, अगर आप किसी कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई झील का सौंदर्य देखने गए हैं और वहां कचरे का ढेर लगाओ, तो आपकी हमारा जो चेहरा है उसके भाव बदल जाएंगे। खूबसूरती में हमने क्या किया, काला टीका देख लिया, अच्छा नहीं लग रहा जो हमें। तो ये जो चीजें हैं प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित करती हैं। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट उसको हानिकारक सूक्ष्मजीव और कीटों को आकर्षित करता है। जहां ये कचरा पड़ा होगा, हमने कहा प्राकृतिक सौंदर्य को, तो वहां नॉर्मल सी बात है कि वहां मच्छर मक्खी भी बहुत ज्यादा होंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें समझनी है। तो ये क्या करेंगी, संक्रामक रोगों को फैलाएंगी और सड़ने गलने से बदबू भी आपको आएगी, दुर्गंध भी आएगी और वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। इन अपशिष्टों को ध्यान में आते ही अस्पताल से निकलने वाला दूषित रुई, पट्टी, ब्लड बैंक सीरीज, आईवी सेट, ट्यूब, कांच, प्लास्टिक बोतलें भी ध्यान में आती हैं, जिनकी निस्तारण की दावेदारी तो खूब की जाती है, लेकिन आज भी कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं है। निजी अस्पताल, गांव के क्लिनिक, झोला छाप किस्सों, ये सभी इनके कचरे के निस्तारण की कोई भी व्यवस्था इनके द्वारा नहीं की जाती। अब हमने क्या कहा कि निजी अस्पताल हो गए या कोई सरकारी अस्पताल हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये जितना भी उनका वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, भले ही कोई कांच हो, प्लास्टिक हो, या कोई उसमें मांस के लोथड़े हो, या रुई हो, या पट्टी हो, या ब्लड की कोई वो हो, तो इन चीजों को कोई निस्तारण हॉस्पिटल्स के द्वारा ढंग से नहीं किया जाता और ये क्या होता है, इधर उधर फैला रहता है। अब इससे क्या होता है, इससे आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो सकती है, टेटनस हो सकता है, संक्रमण से होने वाली जितनी भी बीमारियां वो हो जाएंगी। अगर संक्रमित सुई चुभ जाए तो एड्स और जलने पर निकलने वाले धुएं से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और लंबे समय तक अगर आप ऐसे उसके मृदा, वायु और जल के संपर्क में रहते हैं तो आप उसका नुकसान आप भुगतेंगे। हम प्लास्टिक को एक पेट्रोलियम आधारित उत्पाद मानते हैं और सबसे ज्यादा जो जहर है इसके अंदर होती है पॉलीथीन, जो मानव और पशु पक्षियों के लिए घातक है। आप देखिए, पॉलीथीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं या प्लास्टिक आप इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ा कचरा है दुनिया का। एक बार में हम पॉलीथीन और प्लास्टिक बनाना आसान है, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय करना उतना ही मुश्किल है। एक बार अगर ये कहीं मिट्टी में डाल दी जाए ना, तो लगभग अगले 100 सालों तक, या ये कहें कि हजारों सालों तक ये खत्म नहीं होती है। ये वहीं वैसी की वैसी पड़ी रहेगी और आपकी मिट्टी को सांस लेने में दिक्कत करेगी। और अगर ये कहीं नाली में फंस गई तो इसके साथ साथ बाकी कचरा फंस जाएगा और नाली बंद हो जाएगी, आपका पानी निकलना घर से बंद हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि कितनी खतरनाक है। हम ये कहते हैं कि लाखों हजारों वर्ष के बाद मिट्टी के जब बहुत बड़े भूकंप आते हैं, उसके बाद क्या होता है, पेड़ मिट्टी में दब जाते हैं, उससे वो कोयला और पेट्रोलियम बनता है, जीवाश्म ईंधन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर ये प्लास्टिक, ये कांच अगर जमीन के अंदर दब गया तो इसका कोई भी कुछ भी बनने वाला नहीं है, आपको कोई फायदा देने वाला नहीं है। तो इन चीजों का इस्तेमाल आप सोच समझ के करें। अब इससे क्या हो रहा है कि पानी भी जो है वो गंदा होता जा रहा है, क्योंकि जगह जगह हमने क्या कर रखा है, नालियों में पॉलीथीन की थैली फेंक रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें कि कचरे में जो नालियों की थैलियां फेंकी जाती हैं जानवर खा लेते हैं। अब जानवर ने खा ली, हम क्या कह रहे हैं कि ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो ये क्या करेगी, उसके पेट और आंतों में फंस जाएगी, जिससे उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे ही नगर में बहुत ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित हो जाता है, वहां सामान्यतः गंदी वस्तुओं का विस्तार भी हो जाता है। और अब हम इनको गंदी बस्तियां कह रहे हैं। बस्ती कोई भी गंदी नहीं होती है बेटा, बस्ती वो गंदी होती है जहां पर आसपास लोग कचरा फेंक जाएं, लोगों को रहने के तरीका ना आए, तो इनको हम गंदा बोल देते हैं। अब जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे वो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सब में ये गंदी बस्तियां हैं और उनका विस्तार भी होता जा रहा है। यहाँ तक कि राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, अलवर, भरतपुर, इनमें भी गंदी बस्तियों का विस्तार हो रहा है। और अब बात आएगी प्रबंधन की। हमने 5 तरीके पढ़े थे, अपशिष्ट कितने प्रकार का होता है, फिर हमें क्या नुकसान कर रहा है, और अब हम पढ़ेंगे कि अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है, हम इसे असावधानी से ले रहे हैं, गंभीरता नहीं ले रहे इसकी। और कुल 5161 नगर हैं, 35 महानगर हैं, 393 प्रथम श्रेणी और 401 द्वितीय श्रेणी के नगर हैं, जिसमें 20,000 से 50,000 आबादी वाले छोटे भी हैं।
और इन नगरों से, ये पूरे भारत से 1 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ रोज निकल रहा है। आप समझिए इस बात की गंभीरता को। तो भारत में जो नगरों का सौंदर्य बिगड़ा ना, उसका सबसे मेन कारण है कूड़ा कचरा। क्या कारण है? कूड़ा कचरा। तो इसमें सबसे जरूरी क्या है? पहली बात तो कि देखो आप, इसका कारण है कि ठेकेदार नहीं है हमारे पास, हम कोशिश भी नहीं कर रहे, जागरूक ही नहीं है क्योंकि, और भुगतान के प्रति सचेत नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर मुझे किसी काम को करने के लिए कहा जाए और मुझे उसका पैसे नहीं मिल रहे तो मैं क्यों करूं? स्थानीय लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में निस्तारण करना चाहिए कूड़े का। आप अपने लेवल पर अपने कूड़े कचरे का निस्तारण करें। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग रखें। उसमें ध्यान रखें कि पॉलीथीन, प्लास्टिक ना हो। रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव बढ़ते हैं। अनुपलब्धता और महंगाई के विकल्प स्वरूप जैविक खाद पर अवलंबित होना अधिक प्राकृतिक और उपयुक्त होगा। कूड़े का प्रबंधन व्यक्तिगत सावधानी से ही संभव है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इसमें कुछ तरीके भी दिए गए हैं कि कैसे कर सकते हो। एक तो है भूमि भराव अर्थात लैंडफिल। इसमें क्या होता है कि गैर उपयोग की खानें हो गई, खनन हो गया, इन चीजों में क्षेत्र बनाए जाते हैं। ये सबसे कम खर्च वाला तरीका है और अधिकतर देशों में इसी का चलन है। लेकिन पुराने और गलत तरीके से भूमि भराव करने से पर्यावरण पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हवा से कचरे का उड़ना, कीटों को आकर्षित करना, तरल का उत्पाद और इसके अलावा कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन से मीथेन बनती है जो बदबू पैदा करती है और वनस्पति को नष्ट करती है, और एक ग्रीन हाउस गैस भी है। इसमें क्या होता है कि गड्ढों को मिट्टी से भर दिया जाता है और भूमि भराव गैस निकासी के लिए भूमि भराव गैस प्रणाली स्थापित की जा सकती है और इस गैस से हम बिजली बना सकते हैं। दूसरा है भस्मीकरण। अब भस्मीकरण के अंदर ही उसका असम है भस्म कर देना। आपने पुराने समय की कुछ दंत कथाएं सुनी होगी कि शिव जी ने किस तरीके से जो भी राक्षस वगैरह होते थे उनको कैसे भस्म कर देते थे, वो अपना तीसरा नेत्र खोल के। तो ये चीज है भस्मीकरण। निष्पादन की एक विधि है इसमें क्या होता है, दहन करते हैं, जलाते हैं। इसमें अपशिष्ट ताप, गैस, भाप और राख में परिवर्तित हो जाएगा। अब भस्मीकरण दोनों पैमाने पर होता है। एक तो छोटे पैमाने पर व्यक्ति और उद्योग द्वारा करा जाता है और तरल, ठोस और गैसीय अपशिष्ट के निष्पादन के लिए होता है। इसमें खतरनाक कचरा जैसे चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन, मतलब चिकित्सा क्षेत्र से जो भी अपशिष्ट निकलेगा वो चीज इसमें काउंट होती है। और जापान जैसे देशों में सबसे ज्यादा है क्योंकि कम भूमि की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें भूमि की बड़े क्षेत्र की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरा है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण हमें मालूम है, किसी चीज का दोबारा इस्तेमाल करना, उस चीज को दोबारा यूटिलाइज करना। तो किसी भी मूल्य की चीज को निकालना पुनर्चक्रण के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है पुनः मिलना। अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है, कच्चा माल निकाल लिया जाता है और अपशिष्ट की कैलोरी सामग्री बिजली में परिवर्तित की जाती है। अर्थात हम इन तीनों चीजों में हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं। और ज्यादा विकसित देशों में पुनर्चक्रण का लोकप्रिय और व्यापक संग्रह और रोजाना अपशिष्ट पदार्थों का पुनः प्रयोग करने का संदर्भ है। उसके बाद है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया क्या है? अनेक अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट किया जाना और फिर उपयोगी बनाया जाना। इसमें क्या है, गहरे महासागरों में अपशिष्ट का निस्तारण, किंतु सबसे जरूरी है सागरीय पर्यावरण प्रदूषित ना हो। अब गहरे महासागरों में आप सोचेंगे कि इसमें कौन सा अपशिष्ट आ गया, भाई इसमें सबसे बड़ा अपशिष्ट है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जहाज होते हैं, ऐसे शिप्स होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं और उनका जो तेल है वो रिसाव होता है, वो महासागरों को गंदा करता है और उसके अंदर जो सामग्री होती है वो भी महासागरों को गंदा करती है। तो उसे हम कहते हैं महासागरों से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ, जिनका निस्तारण बहुत जरूरी है। हड्डियां, वसा, पंख, रक्त, ये सभी पशु अवशेषों को पकाकर चर्बी प्राप्त की जा सकती है। अब आप कहेंगे कि हड्डियां, वसा, पंख, रक्त कहाँ से आया? तो पशु अवशेष हैं। पशु अवशेष वो होते हैं जब कुछ पशु पक्षी मर जाते हैं, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में। और प्रोटीन अंश वाला भाग जो होता है वो पशु चारे के रूप में उपयोग हो जाता है। और कूड़े करकट को अत्यधिक दाब से ठोस ईंटों में भी बदला जा सकता है। अर्थात अगर आप घर बनाने वाले हैं तो ऐसी ईंटों का इस्तेमाल करें, सस्ती मिलेंगी और आराम से घर भी बन जाएगा। नगरीय जलमल को नगर से दूर गड्ढों में डाल दिया जाए, वहां से शुद्धिकरण के पश्चात सिंचाई आदि में हम इसका उपयोग करें। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण और उनके उपयोगों के संबंध में निरंतर शोध की आवश्यकता है। और अपशिष्ट पदार्थों की बढ़ती समस्या और पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रत्येक क्षेत्र, यहाँ तक कि प्रत्येक नगर एक दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाता है जिससे सुनियोजित रूप से उसका निराकरण हो सके। और सर्वाधिक आवश्यक है कि हम अपने घर के अपशिष्ट पदार्थ को स्वयं या दूसरों के घरों नालियों में फेंकना बंद कर दें, उचित स्थान पर एकत्रित करें तो समस्या स्वतः ही कम हो जाएगी।
नगर पालिकाओं को भी उदासीनता नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी उदासीनता त्याग देनी चाहिए और सफाई कर्मचारियों को कार्य में कुशलता और कर्तव्य परायणता लानी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि ये काम हमारा है और हमें ही करना है, कोई और इसको नहीं कर सकता। और अपशिष्ट पदार्थों से पर्यावरण प्रदूषित ना हो, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना हो, इसके सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण एक साझी विरासत है जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। अब आपके क्वेश्चंस हैं, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण के लिए कौन सी तकनीक? अब जैव चिकित्सीय, हमने जीवों की बात की है, तो सबसे बड़ी बात है कि भस्मीकरण, जलाकर उसे खत्म कर सकते हैं। पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट है? तो उत्तम प्रचार है धात्विक अपशिष्ट। आप लोहे को गला के कुछ भी बना सकते हैं, तो ये धात्विक अपशिष्ट। निम्न में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा कितना निकलता है? हर व्यक्ति के हिसाब से 4 से 6 किलोग्राम। और जैविक खाद कैसे बन सकती है? घरेलू कचरे से भी बन सकती है और कृषि अपशिष्ट से भी बन सकती है। आप घरेलू कचरे में क्या आता है, हम बोलते हैं ना कि फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये घरेलू कचरा है जिससे हम जैविक खाद बना सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये कचरा अपने पशुओं को, बाहर किसी गाय भैंस को नहीं खिला सकते, तो आप इस घरेलू कचरे को अपने घर के बागीचे में डालिए, उससे खाद बनाइए, तो भी बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। तो इसको आप पढ़ें, इसको समझें। अगर आपको कुछ भी लगता है कि हमें कुछ पूछना है, हमारा कुछ जानना जरूरी है, या इस अध्याय के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इसके लिए हमें कमेंट्स करें, तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसमें सुधार किया जा सके।